मैं जो 25 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहा, आज मैंने पीपल्स पार्टी को खुदाफिज कर लिया है। पीपल्स पार्टी को छोड़ने के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत का ऐलान कर रहा हूं। सही मानों में कराची की खिदमत कोई कर सकता है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। तो इसलिए मैंने पूरे 1 साल बड़े सोच समझ के ये फैसला किया कि मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल होना है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने एक घर से निकल के दूसरे घर में आया हूँ। मैं खुद समझता था कि मैं एमक्यूएम के साथ भी इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ और एमक्यूएम भी मेरे साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है, तो बेहतर यही है कि अच्छे तरीके से एक दूसरे से रास्ते जो है अलग हो जाए। और मैं कोई बकरी नहीं हूँ कि मुझे कोई भी अपनी तरफ खींच लेगा या मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, और किसी माई के लाल को ये हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ कराची में जबरदस्ती करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं खरा सच एयरवाई न्यूज़ पर। नाजरीन, किताबों में पढ़ा था, लोगों से सुना था कि सियासत खिदमत है, इबादत है, जबकि हम अपने माजी की तरफ देखें या हाल की तरफ देखें तो सियासत शायद खिदमत और इबादत से बजाय मुफाद और लालच की हो गई है। लालच से हवस की तरफ चले गई है। जब कोई चीज़ हवस की तरफ चले जाए तो वो किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, लोगों की हक तलफी होती है। जब किसी के साथ हक तलफी हो तो वहाँ जुल्म ज़्यादती होती है, अमन कायम नहीं हो सकता। हमने बहुत से सियासतदानों के बयानात सुने, सियासतदानों के फैसले सुने जो वक्त के मुताबिक करते रहे। आज हमारे साथ कराची में एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने पिछले दिनों में नबील गबोल ने बहुत से बड़े बड़े गोल किए हैं। पुराने पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर सियासतदान है, 24 साल की उम्र में आए, 3 दफ़ा MP रहे, 3 दफ़ा MNA रहे, बड़ी फहम और फहरसत के मालिक है। अस्सलाम वालेकुम जी नबील गबोल साहब। जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब। आप खैरियत से हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुना ठीक ठाक हैं? जी रहे हैं आपके दौरे के इंतजार में। आपसे बात शुरू करते हैं कि आजकल आप खबरों की शायद सुर्खियों में रहते हैं, हर आदमी आपकी तलाश में है और हम भी तलाश गुमशुदा होते हुए आप तक पहुंच गए हैं। MQM को अचानक छोड़ने की क्या वजह हुई? इतने हसीन जवान मर्द ने क्यों छोड़ दिया MQM को? हसीन जवान नहीं रहा हो ना, पहले मेरी पब्लिक डिमांड थी, अब मीडिया में डिमांड बन गई है, तो मैंने कहा कुछ ऐसा कर जाऊं कि इस बुढ़ापे में जो है अभी मीडिया जो है मुझे अपलिफ्ट कराए, तो उसलिए मैंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। मैं समझता हूँ मीडिया हर किसी के पीछे या किसी को मीडिया हाइप नहीं मिलती है, अब जो बड़ा काम करता है उसको फिर हाइप मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा काम नहीं था, जो कि आप नहीं समझते शायद, लेकिन मेरी नज़र में बड़ा काम है कि आप MNA शिप से इस्तीफ़ा दें, और लोग इसी सीट के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप देखें कि बड़े बड़े लीडर जो हैं NA 246 में यहाँ पर आ रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। ये NA 246 जिसको कभी किसी ने पूछा भी नहीं था, और हमेशा यहाँ पर 1 वे ट्रैफिक रहता था। आज मेरे वजह से कम वहाँ के वोटरों की इज्जत हुई है, लोग उनके पास डायरेक्ट जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस हल्के के वोटरों को मेरा इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने ये सीट छोड़ा। और वजूहात क्या थे वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा नबील साहब, गुजारिश ये है, जब आपने पीपल्स पार्टी को छोड़ा और उसके बाद MQM को छोड़ा, आपको ज़्यादा खुशी कब हुई, पीपल्स पार्टी के छोड़ने पर या MQM के छोड़ने पर? MQM के छोड़ने पर खुशी हुई, क्योंकि जब मैं MQM में चला गया तो मुझे ऐसा लगा कि रज़िया गुंडों में फंस गई है। तो मैं अपने आप को निकालने के लिए ये सारे चीज़ें कर रहा था कि मैं खुद चाह रहा था कि ये खुद मुझे कहें कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारी जान छोड़ें। और यही वजह थी कि ये अभी कहते हैं ना कि मैं टाइम नहीं देता था या मैं इनकी मीटिंगों में नहीं आता था। मैं कठपुतली की तरह बैठ के सिर्फ थाली नहीं बजा सकता हूँ। मैं, आपको पता है कि मेरी जितनी पास्ट रिकॉर्ड रहा है, मैं सियासत जो है वो बड़े दबंग स्टाइल से करता हूँ। मैं वहाँ पर फंस गया था, वहाँ से मैं निकला और मुझे बड़ी खुशी है। आज मैं MNA नहीं भी हूँ, लेकिन आप लोग दोस्तों की मेहरबानी है कि आज आप लोग फिर भी मुझे याद रखते हैं। अच्छा, अचानक आपका MQM छोड़ने की वजूहात तो बहुत सारी आपने खुद बयान की, कोई ऐसी वजह जो आप समझते हैं जिसके बाद आपने फैसला किया और अब MQM में रहना आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए मुनासिब नहीं है, वो एक बयान करें। हाँ, सिर्फ एक बात मुझे बहुत
वहाँ पर जो है अजीब लगती थी। और मैं समझता था कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई तो वो चाहते थे कि पूरे पाकिस्तान में उनके पास लोग आएँ और पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी करें। लेकिन जब मैं वहाँ गया मुझे एहसास हुआ कि ये अभी तक वही सोच महाजिर कौमी मूवमेंट वाली रख रहे हैं। तो अगर महाजिर कौमी मूवमेंट वाली रख रहे हैं तो मैं वहाँ पर अनफिट था वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि वो हालात ऐसे थे कि मुझे महसूस हुआ कि मेरा फ़ैसला ठीक नहीं था। बाकी वहाँ पर जो सिस्टम थे, जो तरीक़ेकार थे, चाहे वो आप वो ये कहते हैं कि जी हम तो इसलिए नबील गबोल से नालान थे कि नबील गबोल अपने हलके में टाइम नहीं देते थे। तो ये तो बातें मैं पहले कह चुका था इनको कि मैं इनके तरीके से नहीं चलूँगा। जो इनके एमएनए करते हैं वो मैं कर नहीं पाऊँगा। जो उनका एक सिस्टम है उस सिस्टम में मैं नहीं रह पाऊँगा। अब उन्होंने एक सरदार को लेकर सीट दिया और वो भी अपने गढ़ का सीट दिया अजीज़ाबाद का, तो इनको खुद सोचना चाहिए था कि एक सरदार आदमी है, ये दूसरों की तरह दूसरे एमएनएज़ हैं उनकी तरह काम नहीं कर सकता है। बाद में फिर गिला करना कि जी अपने हलके को टाइम नहीं देता था, या गटर साफ़ नहीं करता था, या खामखा बैठ के तालियां नहीं बचाता था, या ज़मीन पे बैठ आप फरमा रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए था। तो कभी ऐसा वक्त आएगा इस पाकिस्तान में जब सरदार भी कुछ सोचेंगे फैसला करते हुए? सरदार तो सरदार होते हैं ना, सरदार क्या फ़ैसला करेंगे? सरदार तो है वो अपना फ़ैसला खुद करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको खुद सोचना चाहिए था कि सरदारों से दूर रहना चाहिए था। मिडिल क्लास की पार्टी है, वो खुद कहते हैं कि हम जागीरदार वडेरों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने तो फिर मुझे लेकर तो मैं समझता हूँ खुद गलती की है। हमने एक दूसरे के साथ खुद कमर मंसूर साहब से आपकी लड़ाई एक बड़ी ज़बान ज़दे आम हुई, उसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं जो अभी तक आपने किसी को नाज़रीन के साथ शेयर नहीं किए हैं? नहीं, कमर मंसूर जो है वो तो उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है कि मैं कहूँ कि उसके वजह से कोई वहाँ पर मतलब जितने राब्ता कमेटी के लोग थे तकरीबन सारे नहीं, वो सारे एक मैं आपको बताऊँ ना कि वहाँ पर आते हैं सिर्फ माल बनाने के लिए। जितने भी कराची के अंदर 2 नंबर काम हो रहे हैं उन सब की एक कमेटी बनी हुई है। वो 2 नंबर काम को जो है अपने तरीके से अंजाम देते हैं और उनमें उनकी जो है कमिटी है। तो वो कमिटी जो है बैठ के चलाती है। यही जो राब्ता कमेटी के माल लोग कौन बनाता है? ये जो राब्ता कमेटी के लोग हैं ये चप्पल पहनकर आते हैं एज राब्ता कमेटी मेंबर और फिर ग्रैंड क्रूजर में बैठ के चले जाते हैं। और अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद इनसे तंग है और खुद वहाँ के कारकुनों ने 10 दफा कहा है। जो सबसे ज्यादा माल बनाया है वो उनमें 2-3 नाम थोड़े से शेयर कर दें ताकि लोगों को आसानी हो गया। आज सरदार साहब मूड में सबने बनाया। बाबर गौरी एक वेटर होता था लारोश रेस्टोरेंट में, वो आज अरबपति आदमी क्या है। मतलब ये जो होटलों में काम करते हैं? जी होटल में ट्रे जिसके हाथ में होता है उसको वेटर कहते हैं। वो आज अरबपति पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी, वो कहाँ से पैसे कमाया उसने, उससे कोई नहीं पूछता है। इसी तरीके जितने बाकी दूसरे लोग जो रहे हैं जो सेंट्रल लीडरशिप में रहे माल कमाने के लिए आते हैं। उनको ये भी एहसास नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन वहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, बीमार है, उस पर केसेस हैं, लेकिन यहाँ बैठ के माल बनाते रहते हैं। और जब अल्ताफ़ हुसैन को पता चलता है उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं वो। गबोल साहब आपने बाबर गौरी साहब का नाम लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि शिपिंग की मिनिस्ट्री आपसे लेकर माजी में उनको दे दी गई थी? अदरवाइज तो MQM तो एक बहुत बड़ी जमात है और भी लोग होंगे उसमें। मेरे से तो कभी नहीं लिए, मैं हमेशा स्टेट मिनिस्टर था, मैं रहा हूँ उसमें स्टेट मिनिस्टर, मुझसे कभी नहीं लिए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबर गौरी का नाम तो अभी सौलत मिर्ज़ा ने भी लिया है और वो बाबर गौरी जो कैलिफोर्निया में उसका जो घर है उसके तो फोटोज़ जो है वो सोशल मीडिया में भी चल रहे हैं। तो मैं क्या पूरी दुनिया बात करती है। MQM जब छोड़ा तो उसके कुछ अरसे बाद ही 9/0 पर रेड हो गया, अहम शख्सियात गिरफ्तार हो गई, बड़े नाम आए। आपको कोई ख्वाब आया था या आपका विजन इतना बड़ा हो चुका सियासत में कि आपने आने वाले वक्त की संगीनी को भांपते हुए उधर से स्विच कर लिया? देखिए मेरे जो विजन है वो मेरे साइज़ के मुताबिक बड़ा हो गया है। मैं समझता हूँ कि मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे ना कोई वही आई थी, मुझे सिर्फ एक खुद एक फ़ैसला मैंने किया। टाइमिंग इत्तेफाकन ऐसी हो गई कि मैं जहाँ जिस पार्टी में जब तक था तो उस पार्टी का बुरा वक्त नहीं था, मैं उनके लिए गुड लक था।
और मैं जैसे ही निकला तो बैड लक उनकी शुरू हो गई। वो मैं ये सिर्फ इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ, कभी कभार ब्लास्ट होना तो जो बंदा गाड़ी से उतरे ना, सीसी फुटेज देखी जाती है, कहते हैं भाई यही बम छोड़ के आया था, उसके बाद इसके निकलने के बाद ब्लास्ट हो गया। तो मैंने कहा आपके निकलने के बाद खासे ब्लास्ट हुए, तो ये बताएं बॉस कि कराची आपकी अल्ताफ हुसैन साहब से जो पहली मुलाकात थी और आखिरी मुलाकात थी, इन दोनों में गुफ्तगू का क्या फ़र्क था कि दोनों पहली और आखिरी मुलाकात एक जैसी रही आपकी? नहीं, पहली मुलाकात तो मेरी आज से कोई 10 साल पहले हुई थी, जब अल्ताफ हुसैन साहब ने मुझे अपने घर पे खाने पर बुलाया था। और आखिरी मुलाकात मेरी मुलाकात नहीं, फ़ोन पर बातचीत हुई। जब मैंने रिज़ाइन किया तो उसके बाद अल्ताफ भाई का फ़ोन मुझे आया और अल्ताफ भाई ने यही कहा कि मुझे आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है, ठीक है, आपकी कुछ मजबूरी हैं जो आपने रिज़ाइन की है और आप मेरे साथ राब्ते में रहिएगा। तो उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कुछ ऐसी बातें मैंने अल्ताफ भाई को बताई हैं कि जो उनकी जमात में जो उनके लोग हैं किस तरह कर रहे हैं। मैंने उनको होशियार किया है कि आपके जमात में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो दुआ करते हैं कि अल्ताफ भाई कब जेल जाए तो हमारी जान छूटे। मैंने कहा आपकी राब्ता कमेटी के अंदर वो लोग हैं, आप इन काली बेड़ों को पहचानें, ये कौन लोग हैं। अच्छा, आपने उनसे खासी देर बात की, उसमें चंद ऐसे लोगों की भी आपने निशानदेही की जो खुद आपने फरमाया अपने टेलीफोन पे कि अल्ताफ भाई ये लोग आपके वेल विशर नहीं हैं और वक्ती मफाद में आपके लिए हैं। उनमें से 4 ऐसे नाम बता दें कि जिससे लोगों को पता चले कि नबील गबोल ने पार्टी तो छोड़ दी लेकिन अल्ताफ हुसैन का नुकसान होने से बचा लिया। देखिए, मैंने तो राब्ता कमेटी की 70% राब्ता कमेटी मैंने कहा कि आपके साथ लॉयल नहीं है। और अल्ताफ हुसैन ने आगे से कहा, मुझे पता है, मुझे लोग अल्ताफ हुसैन साहब को मैं एक मिसाल दूं कि उन्होंने लंदन से ऐसे कैमरे भेजे थे जो राब्ता कमेटी के कमरे में भी लगने थे, जो उस खुर्शीद मेमोरियल हॉल में लगने थे, जो 90 में लगने थे। वो कैमरे बाकायदा उन्होंने जो है गायब करवा दिए, जिस पर वो सख्त नाराज़ भी हुए। तो ज़ाहिर है वो लोग जो नहीं चाहते थे कि अल्ताफ हुसैन साहब को पता चले कि जिनके पास वेस्पा होती थी और वो आते थे BMW में वहाँ पर, तो अल्ताफ हुसैन साहब को पता चल जाता ये चीज़ों का, तो इसलिए उन्होंने वो कैमरे हटा दिए थे वहाँ से। नहीं, आपको आपके मुताबिक जान का भी धमकी मिली गई कि आपकी जान भी ली जा सकती है। आपने इस बारे में अल्ताफ हुसैन साहब को आगाह किया कि आपके इन लोगों से मुझे मेरी जान का ख़तरा है क्योंकि मैं आपके साथ मुखलिस हूँ? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं उनके साथ मुखलिस हूँ और मुझे उनकी पार्टी की तो जान का ख़तरा है। मैंने नहीं, जान का ख़तरा आपने फरमाया उन्हें कि मुझे इन लोगों से मुझे कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे जिससे मेरे पे हमला हो सकता था। उनमें से 2 नाम कौन से थे? नहीं, मैंने उनको तो नहीं बताई, मैंने मीडिया में आकर बता दी। मैंने ये नहीं सोचा क्या नाम कि थे उनके जो आपको जान से मारना चाह रहे थे? मैंने जो नाम लिए थे वहाँ पर, जो टारगेट किलर्स जो जिनके नाम मैंने लिए थे, जो पटनी का मैंने नाम लिया था, मैंने कहा उसको, वो कहता है कि मुझे किसी ने कहा है कि उसने ये बात लियारी के अंदर आकर कही कि लियारी में नबील गबोल चूँकि आजकल आ रहा है तो लियारी में अगर उसको हिट किया जाए तो MQM पर नाम नहीं आएगा। ये बात मुझे खुर्शीद शाह साहब ने भी बताई थी कि आप अपना ख्याल रखें, आपको जान का ख़तरा है MQM से, ये आप लोग को आपको मार के जो है ये सारा इल्ज़ाम जो है पीपल्स पार्टी पे लगाएंगे। ये जब बात मैंने मीडिया में कही तो ये आखिरी था, मतलब उनके लिए कि वो बर्दाश्त कर सकें। जो राब्ता कमेटी है MQM की, उस पर उन्होंने मुझे शोकॉज नोटिस भेजा कि आपने हमें डिफेंसिव पे लेकर आए और आपने ऐसा एक बयान दे दिया कि हम डिफेंसिव पे आ गए। तो जब उन्होंने ये मुझे आगे से कहा तो मैंने, जब उस नोटिस का जवाब देने के बजाय मैंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। अच्छा नबील साहब, पटरी के पीछे भी तो कोई ना कोई हाथ होगा ना? पटनी से आपकी क्या दुश्मनी होगी जबकि लियारी के लोग आपसे प्यार भी करते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं? पटरी नहीं, पटनी। पटनी के पीछे कौन होगा जिसने उसको हदायत दी होगी कि नबील गबोल को टारगेट करें? पटनी तो MQM का बंदा था। MQM के जो एक टीम होती है जो ये काम करती है, ज़ाहिर है उसने दिया होगा। मुझे उस बंदे का नाम तो खैर उसने नहीं बताया क्योंकि मुझे पता चल गया था और मैंने ये
बात शेयर की थी इंटेलिजेंस से भी कि भी इस तरह की इतलात हैं मुझे। और अच्छा नबील गबोर साहब, सरदारों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वो कोई भी बात ज़्यादा देर अपने अंदर नहीं रख सकते, उन्हें आखिर उनके अंदर से सच बाहर आ जाता है, क्योंकि सरदार होते हैं तो सरदार ही हैं। तो आपके ख्याल में MQM में आपके जाने से सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी MQM की कायदीन में से? मैं समझता हूँ जितनी भी राब्ता कमेटी है सबको खुशी हुई हो कि यार इस सरदार से हमारी जान छूट गई। बल्कि मुझे खुर्शीद शाह ने बताया कि जब मैं पार्टी में नया आया था तो एक बड़े सीनियर लीडर ने, खुर्शीद शाह कह रहा है कि मैं उससे यही समझा कि फारूक सत्तार ने ये बात कही थी कि यार ये बंदा तुम लोगों के पास था और अभी हमारे पास तुम लोगों ने भेजा है, ये बहुत बड़ी फिल्म तुम लोगों ने हमारे गले में डाल दी है और हम बड़े तंग हैं इससे। अगर आपके सामने बाबर गौरी साहब तशरीफ लाएं, वसीम अख्तर साहब तशरीफ लाएं, रऊफ सदीकी साहब लाएं, तो अब तीनों में से सबसे पहले गले लगाना किसको पसंद करेंगे? मैं समझता हूं कि तीनों में से सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जिसको मैं गले नहीं लगाऊंगा, वो बाबर गौरी है। बाबर गौरी। अच्छा, नेटो कंटेनर पे बड़े किस्से आम हुए कि वो असला वहां से चोरी हुआ, आप क्या समझते हैं उस बात में कोई सदाकत है? नेटो कंटेनर से चोरी हुआ था? बिल्कुल, ये तो प्रूव हो गया। आपको पता है कि 90 से जो असला निकल आए हैं उसमें से M16 एक ऐसा असला है अमेरिकन जो कि नेटो आर्मी के पास होती है। वो तो अब ये इंटेलिजेंस वाले पूछे ना कि ये असला कहाँ से आया, 90 से जो बरामद हुई है, कहते हैं हमारे पास लाइसेंस है। और मुझे समझ नहीं आता कि M16 का लाइसेंस कैसे इनके पास आया। M16 का तो लाइसेंस होता ही नहीं है, वो प्रोहिबिटेड बोर में भी अगर आता है तो वो नेटो फोर्स का असला होता है वो। अच्छा, अगर नेटो कंटेनर से असला चोरी हुआ या गायब हुआ, आप क्या समझते हैं अब भी वो असला MQM के पास होगा, मुस्लिम लीग नून के पास होगा, तरीके इंसाफ के पास होगा, या पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के पास होगा? किन के पास हो सकता है अगर हुआ तो? देखिए, असला कराची में तो सबके पास है। अगर ये कोई कहे कि जी सिर्फ एक जमात के पास है, सबके पास है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि रेंजर्स बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है। रेंजर्स एक किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कर रही है, रेंजर्स जो है क्रिमिनल्स के खिलाफ कर रही है। मैं गबोल साहब, मैं जरा अपना सवाल और आसान करने की कोशिश करता हूँ। आपने ये कहा ये असला किसके पास होगा, तो ये असला सबके पास होगा। नेटो कंटेनर का है? जी, ये बिक गए थे, बाद में ये सब जगह बांट दिए गए। नहीं, ज्यादा असला किसके पास होगा? आप बाहर मुहिब्बे वतन है पाकिस्तान के, आप रेंजर को कह सकते हैं इस टीवी के साथ के फलां जमात के पास अभी भी मजीद असला हो सकता है? नहीं, रेंजर्स को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उनको सब पता है असला किसके पास सबसे ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी के जब दौर में ये अमन कमेटी थी लियारी गैंग वॉर की, उनके पास बेशुमार असला होता था। नेटो का भी असला उनके पास था, गैंग वॉर के पास, उज़ैर बलोच का जो ग्रुप है। उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई ग्रुप, तो फिर MQM के पास से भी नेटो के असले बरामद हुए हैं। इसी तरीके से जो तालिबान है यहाँ पर, लश्कर जंगवी है यहाँ पर, जो कलदम तंजीम है उनके पास भी है। यहाँ पर कराची में वजीरिस्तान से ज़्यादा असला है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई ये समझता है ये सब असले इस वक्त डंप है। ये वो शख्सियत फरमा रहे हैं कि वजीरिस्तान से ज़्यादा असला है जो 6 बार असम्बली के रुकन रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार आप किसको करार देते हैं कि इतना असला आ गया और किसी ने कानून के मुताबिक कार्रवाई भी नहीं की? ये देखिए, अगर आप मेरा रिकॉर्ड निकालें, आपके पास पता नहीं मेरा रिकॉर्ड है, आज से कुछ 4 साल पहले मैंने ये बात की थी कि कराची में फ़ौज को बुलाया जाए और कराची को डी वेपनाइज किया जाए, होम टू होम, घर टू घर सर्च करके असला बरामद करें, तब जाकर कराची जो है ये आप देखें कि कहते हैं कि कराची में अमन हो गया है। नो डाउट अमन हुआ है, लेकिन आज फिर से कार्रवाइयां शुरू हो गई। आज एक SHO को मारा गया है, अमेरिकन लेडी को मारा गया। नबील साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। लो, ब्रेक के बाद हम उम्मीद करें हैं कि नबील गबोल साहब का अंदर का सरदार जागेगा और कुछ ऐसे नाम लेगा जो उन्होंने पहले नहीं लिए। थैंक यू। वेलकम बैक। नबील साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है बटी साहब। नबील साहब, आप कुछ अर्सा कबल लियारी गए, तो लियारी में पहले जितना आपको प्यार मिला या उसमें कुछ कमी महसूस की कि क्योंकि अब आप पीपल्स पार्टी के रहनुमा नहीं थे?
भट्टी साहब, आप यकीन करें कि लियारी जाकर मेरा खून जो है बढ़ गया है, क्योंकि जब मैं लियारी गया, जिस तरह लोगों ने मेरे इस्तकबाल किया, आपकी मीडिया ने पूरा दिखाया, आपकी पूरी मीडिया मौजूद थी। हालांकि मैंने कोई ना वहाँ जलसा रखा था, ना किसी को पहले इतला दी थी। मैं अचानक लियारी जनरल हॉस्पिटल का विज़िट करने गया और चारों तरफ से लोग निकल कर आए और जिस तरह मेरे इस्तकबाल किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कम से कम मेरे जाने के बाद अब दूसरे लोगों को भी ख्याल आया और वहाँ पर लियारी में जलसा रख रहे हैं, तो अच्छी बात है कि लियारी के लोगों के नबील गबोल के दौरे के बाद अब उनको ख्याल आया कि लियारी हमें भी जाना चाहिए। नबील साहब, लियारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शुदाइयों का शहर है, उनसे उनसे रखने वालों का, उनसे प्यार करने वालों का शहर है। आप क्या समझते हैं, अब जो पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है, माजी की तरह कामयाब जलसा कर पाएगी कि नबील गबोल की कमी उन्हें महसूस होगी? देखिए, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, सिंध हुकूमत में है, और हुकूमत में कोई भी जलसा आप अगर कराना चाहें, चाहे आप लियारी में कराना चाहें, चाहे अजीज़ाबाद में कराना चाहें, तो हुकूमत के लिए जलसा कराना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जलसा करेंगे। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले बिल्कुल लियारी में मौजूद हैं। मैं आज तक अपने आप को कहता हूँ कि मेरी जो रूहानी लीडर हैं वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, और जब भी अगर मैं किसी जमात में जाऊँगा तो मेरे बैनर्स में मोहतरमा की तस्वीर ज़रूर होगी। बाकी वहाँ के लोग जो मोहतरमा से अकीदत रखते हैं वो बिल्कुल जाएंगे जलसे में। अच्छा नबील साहब, गुजारिश ये है कि अब आप बताएं कि ज़्यादा गंदे आंडे, जिस तरह तमाम सियासी जमातों के रहनुमा कहते हैं कुछ हैं, क्या ज़्यादा गंदे आंडे MQ में है, पीपल्स पार्टी में है, तरीके इंसाफ में है, मुस्लिम लीग नून में है? किस में ज़्यादा आपने इतनी सियासत में अपने पाया कि ज़्यादा गंदे आंडे किस तरफ हैं? देखिए, जो हुकूमत में आता है और गलत काम करता है, गंदे अंडे वही बनते हैं। अंडे पहले ये गंदे नहीं होते हैं, अंडे पहले ये जो है पैदा होते हैं और उसके बाद ये गंदे हो जाते हैं। ये ज़्यादा ज़ाहिर है हुकूमत में आके करप्शन करते हैं। हुकूमत में आकर, अभी जैसे मैंने पीपल्स पार्टी के गंदे अंडे का नाम लिया, शर्जील मेमन का, वो कहता है कि नबील गबोल जो है हर तरफ जा रहा है लेकिन उसको कोई अपनी जमात में नहीं ले रहा है। हालांकि उसको ये भी नहीं पता है कि मेरी जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी मैं राब्ते में हूँ, और मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी इस तरह के गंदे अंडों की जिक्र ज़रूर करूँगा जिन्होंने पार्टी का इमेज ख़राब किया है। ये वो लोग हैं जो आप देखें कि ये जो शर्जील मेमन है, ये आज से 7 साल पहले एक स्टेट एजेंट था, येलो कैब में घूमता था। आज उसी स्टेट एजेंट के 4 बंगले तो सिर्फ डिफेंस में हैं, दुबई में बंगला है, लंदन में बंगला है, उसकी गाड़ियां देखें। ये लोग हैं जो पार्टी के इमेज को खराब करते हैं। नबील गबोल को आसफ जरदारी साहब बुलाते हैं और कहते हैं पीपल्स पार्टी से 3 गंदे अंडे निकाल दे, तो नबील गबोल बगैर सोचे 3 कौन से लोगों को पार्टी से साफ करना चाहेंगे? मैंने आपको कहा ना, 3 गंदे अंडे अगर आपने 3 किए, तो इस वक्त सबसे बड़ा जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो यही शर्जील मेमन है। इसका मैं बिल्कुल कहूँगा, और जिनके ऊपर सरपरस्ती है, जिन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जिनसे काम लेते हैं, उनका भी जिक्र करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी की खुशकिस्मती भी है कि अच्छे लोग भी हैं। वज़ीर आला नबील साहब, शुतुरमुर्ग का तो नाम ले लिए, ये मुर्गी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? जिसके अंडे हम खाते हैं, आप उसके किसी अंडे का नाम नहीं ले रहे। ये मुर्गी से क्या आपकी कोई दुश्मनी है जाती? नहीं, मुर्गी के अंडे जी छोटा। देखे, कराची का जो सदर था, जो खुद वैसे अभी उनको सस्पेंड कर दिया है, क्या नाम था? कादू पटेल, उसको वो MNA था, उसने हज़ारों एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा करके इतना माल बनाया कि अभी पीपल्स पार्टी ने उसको अब जाके सस्पेंड किया है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उन्होंने कब्जे किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उसने पूरे आपके केमाड़ी के, मौरीपुर के ज़मीनें कब्जे करके ठीक ठाक माल बनाया, और वो फिर अब जो है निकल के मुल्क छोड़कर भाग गया है। तो नबील गबोल कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के सदर कराची ने उधर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कब्जे किए। अच्छा नबील साहब, 2 तस्वीरें ज़रा चल रही हैं, ज़रा इन्हें देखिएगा और शायद माजी की याद ताज़ा करें आप। जी बताइए। इन तस्वीरों को ज़रा देख के अपनी राय से हमें थोड़ा सा नवाजे। जी, ये अमीन बुलेदी है जो कि नोन टारगेट किलर है। तस्वीर भी आप
ये एक और तस्वीर है, ये बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी टोपी सी पहनी है। ये यही शख्स है, जेल के अंदर है और इसके साथ क्या नाम रखा है आजकल इसका? ये अमीन बुलेदी, साथ में मंजूर वसान, शर्जील मेमन खड़े हैं। ये जो दो साथ में वजीर है। नहीं तो ये जो अमीन बुलेदी है, इसमें कोई खुदा ना खासा किसी क्राइम में मुलव्वस है? ये उस क्राइम में मुलव्वस है कि मुझे दुख होता है पीपल्स पार्टी को जब मैं ये बात कहता हूँ कि आप अपने ये इस तरह के लोगों से जान छुड़ाएं। ये वो शख्स है जिससे 50 मर्डर केस है इसके ऊपर, इस वक्त सेंट्रल जेल में है। और ये वो शख्स है जो लियारी गैंग वॉर का कमांडर था। ये वो शख्स है जिसने पीपल्स पार्टी के सदर को कत्ल किया लियारी के अंदर, मलिक मोहम्मद खान को, और इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो बेचारा जो है यूसुफ रज़ा गिलानी को जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया था तो इन प्रोटेस्ट जब वो निकले, एक रैली, प्रोटेस्ट रैली में, उस पर हमला हुआ और इसको इस शख्स ने, मलिक मोहम्मद खान को इस शख्स ने, अमीन बुलेदी ने कत्ल किया। और इसी शख्स की बीवी पीपल्स पार्टी की MPA है, सनिया नाज। तो आप इससे अंदाजा लगा लें। पार्टी की क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत को पता है कि ये लोग 50 लोगों की जानों को ले चुका है? पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं पता? जो अगला जेल में ऐसी उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं तो पीपल्स पार्टी को तो पता होना चाहिए ना। और आपने जो दूसरी तस्वीर चलाई अमीन बुलेदी की, उसके साथ 2 वजीर खड़े हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है? आपने तो उन 2 वजीरों का नाम नहीं लिया, मैंने नाम लिया। ये तो वजीर मंसूर वसान साहब को तो ख्वाब भी आ जाता था कि इन द फ्यूचर का आ जाता था, लेकिन माजी में टारगेट किलर उनके साथ खड़ा रहा तो उन्हें पता नहीं चला। अच्छा ये बताएं आप, हम लोग सब लोग सुनते थे कि कराची के बुरे हालात में सिर्फ MQM का हाथ है, लेकिन आज तो लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी का भी हाथ है, और यहाँ दीगर जमातों का भी होगा, तालिबान का होगा और दीगर जमातों का। आप क्या कहते हैं? देखें, बिल्कुल दीगर जमातें भी हैं पीपल्स पार्टी के जैसे। ये अमन कमेटी के लोग थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी को बदनाम किया, जिसकी अभी आपने तस्वीरें चलाई। पीपल्स पार्टी के वजीरों को चाहिए इनके साथ तस्वीरें ना बनाए ना। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अगर उनकी MPA जेल में उस बंदे के साथ शादी करती है और बच्चा पैदा करती है जेल के अंदर, तो पीपल्स पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, अपने आप को क्लियर करना चाहिए। दूसरी जमातों के ऊपर अगर एक्शन होता है, उनको भी मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ये तो आर्मी चीफ की मेहरबानी है जनरल राहिल शरीफ साहब की कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से इजाज़त लेकर क्या कराची में ऑपरेशन शुरू करवाया, वरना ये तो सब कुछ देख रहे थे, कितने अरसे से ये सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर लश्कर जंगवी है, तालिबान है, यहाँ पर दूसरी जमातें भी हैं। सब गुजारिश है, मेरे जैसे किसी आम शहरी के पास अगर कोई इश्तिहारी मुल्ज़म आ जाए, क्रिमिनल आ जाए, तो उस पर 216 का पर्चा हो जाता है इश्तिहारी को पनाह देने का। आप क्या समझते हैं जो मिनिस्टर साथ देखे गए हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए इश्तिहारी को पनाह देने का? बिल्कुल, इन मिनिस्टरों से ये पूछना चाहिए कि ये जो 2 फोटो आपने देखा है, एक में शर्जील मेमन और मंजूर वसान, और ये जो गैंगस्टर है अमीन बुलेदी का, उस पर दूसरी फोटो में MNA भी है, MPA भी है पीपल्स पार्टी का, और डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी है पीपल्स पार्टी का। उस किलर के साथ जेल में, तो पूछना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। मुकदमा किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए? इस तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, जो तस्वीर में मौजूद है उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, और जो हुक्मरान है वो खुद याददाश्त अच्छी नहीं है जी। नहीं, ये नाम क्या था उन मिनिस्टर का जिसके खिलाफ तो आप कह रहे हैं कि मुकदमा होना चाहिए? शर्जील मेमन, मंजूर वसान, जिसकी तस्वीरें चल रही हैं, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइएगा, ये अज़हर बलोच के एक बड़े किस्से कहानी है, वो दुबई में है, आराम कर रहे हैं, और सुना है उन पर भी कुछ इल्ज़ाम आता है। आप समझते हैं उनके आने से कोई नया हलचल होगी, कुछ लोग पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे? देखिए, उज़ैर बलोच ने जो स्टेटमेंट देना था वो उससे दे दिया है। वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है, वो पाकिस्तान के इदारों के पास आ चुकी है। अब उज़ैर बलोच आए या ना आए, मैं तो समझता हूँ वो ज़रूर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि वो नहीं आएगा, वो आएगा ज़रूर। और जब वो आएगा तो वो दूसरा सौलत मिर्ज़ा जो है, वो मैं समझता हूँ MQM का जो सौलत मिर्ज़ा है, वो पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच जो है वो सारे हकीकत बताएगा कि ये जो वज़ीर आपने दिखाया इसमें से जो शर्जील मेमन है, ये बाकायदा रात के 3 बजे उज़ैर बलोच के पास घर में होता था, यही लियारी में,
वहीं पर बैठ के खाना खाता था, उसके स्विमिंग पूल में चड्डी में बैठ अच्छा के नबील नहाता था। साहब ये बताइए, एक पिछले दिनों एक मॉडल पकड़ी गई बैरून मुमालिक पैसा ले जाते हुए, वो पैसा किसके थे? देखें, ये तो मीडिया में पता चला, मीडिया कह रही थी कि उसके साथ जो है रहमान मलिक का भाई सफ़र कर रहा था। पैसा वो कभी एक मीडिया ने ये भी कहा कि ये उज़ैर बलोच के वकील को देने जा रहे थे, भेजे जा रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। नहीं, प्रूफ तो पाकिस्तान में साबित हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में तो करप्शन, कत्ल गारत, टारगेट किलिंग तो खुली छुट्टी है, इसके सबूत नहीं। नबील गबोल के पास क्या इनसाइड इंफॉर्मेशन है, वो पैसा किसका था या आपका अंदाजा क्या है? देखिए, पैसा वो मैं आपको किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन उसको बचाने के लिए जो लोग सरगर्म थे, जो रहमान मलिक साहब से उनका नाता जुड़ता है, तो ज़ाहिर रहमान मलिक साहब जो है वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उसको जब वो पकड़ी गई तो मैं समझता हूं कि उसको बचाने के लिए जो लोग आए थे वो सब मीडिया में उनके नाम आ चुके हैं। साहब हमारे साथ ही रहिए, यहाँ हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक बड़ी ज़रूरी है, जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना हमें तनहाओं के लिए बड़ी ज़रूरी है। ब्रेक के बाद फिर आपसे बात करेंगे। मुड़ के आंते खुश आमदीद। नबील साहब, आपसे टाइम की कमी है, थोड़ा सा रह गया है, ये बताएं कि नबील गबोल के अलावा कोई ऐसा लीडर है जिसने MKM को छोड़ा और कराची में ही सियासत करते हों? कोई ऐसा नाम बता सकते हैं आप हमें? मुझे ऐसे तो कोई याद नहीं है कि जिसने छोड़कर सियासत की, बल्कि छोड़कर मुल्क से बाहर तो ज़रूर चले गए। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं कि आपने एक ट्वीट किया था कि मुल्क को नई जमात की, नई सोच की ज़रूरत है। क्या मुशर्रफ साहब से मुलाकात इसी का तो नहीं कोई पहलू निकलता इसमें से? नहीं, सबसे पहले मैं ये वाज़े कर दूं कि जनरल मुशर्रफ से मेरी ज़ाती मुलाकात थी। मेरा कोई इरादा नहीं है मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करूं, और एक सिर्फ तबादला ख्याल के लिए मुलाकात थी। उन्होंने ये बातें ज़रूर की कि एक तीसरी सियासी कुव्वत वो बनाना चाहते हैं, जिसमें सारे नाराज़ लोगों को अपने साथ लेकर वो एक नई जमात बनाने का सोच रहे हैं। उसमें मुस्लिम लीग के लोग हैं, पीर पगारो साहब हैं, काफ़ी और भी नाम लिए। वो बातें उन्होंने मुझसे की। मैं फिर वाज़े कर रहा हूँ कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जनरल मुशर्रफ की पार्टी ज्वाइन करूँ। क्यों जनरल मुशर्रफ साहब ये तो नहीं गा रहे थे उस वक्त, रूठे हो पिया तुमको कैसे मनाऊं, क्योंकि नाराज लोगों की ही वो जमात बना रहा है। अच्छा नबील साहब, इस तरफ आ जाते हैं हम। एक जलसा हो रहा है 19 को, एक हो रहा है 26 को, आप किस में जाएंगे या कौन आपको बुलाएगा पहले? मुझे इस वक्त तो इतना पता है कि 19 तारीख को मैं इमरान खान साहब से मिलूँगा इंशाल्लाह, और ये नहीं पता है कि मैं जलसे में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन 26 तारीख का जो जलसा होगा, अगर मुझे दावत दी गई तो मैं ज़रूर जाऊंगा। इसलिए क्योंकि मैं फ्रीलांस पॉलिटिशियन हूँ। जिस तरह आप लोगों का फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो हर जगह जाते हैं, सबसे मिलते हैं, इसी तरीके से मैं अभी इस वक्त फ्रीलांस हूँ, तो मैं जहाँ से दावत मिलेगी मैं वहाँ चला जाऊँगा। आपके पास 30 सेकंड होंगे, आपको एक तरफ पीपल्स पार्टी बुला रही है, एक तरफ इमरान खान बुला रहे हैं, आप किस तरफ जाएंगे? 30 सेकंड है, जल्दी जल्दी। ये तो आपने बड़ी मुश्किल सवाल मुझसे कर दी, क्योंकि ये वैसे ही सवाल है कि यही तो एक देखें, मैं इस सवाल का जवाब जो है इसलिए अपने पास रखूंगा। फिर सवाल का फिर एक सवाल है, एक सरदार से सवाल है कि 30 सेकंड है उनके पास, इमरान खान साहब बुला रहे हैं, आसफ जरदारी साहब बुला रहे हैं, वो किस तरफ जाएंगे कि गाड़ी दोनों ही ना चली जाए? मैं तो पहले पीपल्स पार्टी को अपनी मदर पार्टी समझता हूँ। ज़ाहिर है मैं उनकी लीडरशिप की भी कदर करता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये ज़रूर कहूँगा कि मैं इन दोनों पार्टियों में से उसी पार्टी में जाऊँगा जहाँ पर मुझे इज़्ज़त से बुलाया जाएगा, क्योंकि सरदार के पास इज़्ज़त से ज़्यादा कुछ नहीं फरमाया कि 246 में धांधली हुई, लोग नहीं थे, ठप्पे लगाए गए। क्या जुडिशल कमीशन में आप इस सिलसिले में जाएंगे और अपना मौका पेश करेंगे जो आपने खुद देखा अपनी आंखों से और कानों से सुना? जुडिशल कमीशन ने अगर मुझे बुलाया मैं ज़रूर जाऊंगा। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं इस चीज़ का, ना कोई ऐसी चीज़ है, फ़ोटोग्राफ है कि मैं उनको पेश करूं कि मैंने ठप्पे मारते हुए देखा है। तो मैं समझता हूं कि मेरे पास जब एविडेंस आखिरी नहीं है सवाल, तो
जी। आखिरी सवाल 246 में किसको कामयाब होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, चूंकि जमात इस्लामी और पीटीआई दोनों खड़े हैं तो मैं समझ रहा हूं कि बहुत आसानी से एमक्यूएम ये सीट जीत जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, जब खिदमत, लालच और हवस में मिट जाए तो फिर लाकानूनियत फैल जाती है। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह बादशाह हम सबको सच बोलने की हिम्मत दे और झूठ की लानत से दूर रखे। अल्लाह हाफिज़।